सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण विधि की। तो पर्यावरण विधि में आज हम देखेंगे कि प्राचीन काल में जो नियम जो थे पर्यावरण के बचाने के लिए वो क्या थे, फिर मौर्य काल में क्या थे और अंग्रेजों के समय में क्या कानून बने। आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज के समय में पर्यावरण की जरूरत, ठीक है, यानी कि आज जैसे जैसे जो तकनीक और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, हमारा पर्यावरण उतना ही गंदा और प्रदूषित होता जा रहा है। भाई ठीक बात है भाई। धरती पर जिंदा रहने के लिए साफ हवा और पानी बहुत जरूरी है भाई। इसीलिए अब कानूनन यह माना जाने लगा है कि एक साफ पर्यावरण में जीना हर इंसान का क्या है भाई, मौलिक अधिकार है भाई। ठीक है। प्राचीन काल और हिंदू धर्म में जो प्रकृति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में प्रकृति कैसे व्यवहार कर रही थी और हिंदू धर्म में क्या लिखा। हमारे पुराने ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद में हमेशा से प्रकृति की पूजा और उसकी देखभाल करने की बात कही गई है। ठीक है भाई। कहाँ पे? पुराने जो ग्रंथ है उन्होंने। पंच तत्व, हिंदू धर्म मानता है कि हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है: हवा, पानी, आग, आकाश और धरती। यानी हम खुद प्रकृति का ही क्या है, एक हिस्सा है भाई। ठीक है भाई। भगवान का रूप भाई, हमें सिखाया गया है कि पेड़ों पहाड़ों जैसे हिमालय, नदियों जैसे गंगा और जानवरों जैसे गाय में भगवान का वास देखें, ताकि हम उनका क्या करें भाई, आदर करें और उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ठीक है। तो प्रकृति में क्या बताया, भगवान का वास बताया, जिससे हम उनको नुकसान न पहुंचाए भाई। पानी की शुद्धता भाई, मनु स्मृति और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में साफ लिखा है कि पानी जीवन देने वाला है भाई। नदी या पानी के स्रोत में गंदगी, थूक, मलमूत्र या जहर मिलाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ठीक है, ये बात मनुस्मृति और चरक संहिता में कही गई है। अब मौर्य काल और राजाओं के नियम क्या थे पर्यावरण से संबंधित, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पुराने जमाने में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि देश का कानून भी पर्यावरण की क्या करता था भाई, रक्षा करता था। मौर्य काल की बात करते हैं। कौटिल्य जो चाणक्य जो था, उनकी जो बुक जो थी वो थी अर्थशास्त्र। मौर्य वंश के समय चाणक्य ने कड़े नियम बनाए थे। ठीक है, किसके बारे में कड़े नियम बनाए थे, आइए देखते हैं उनको। उस जमाने में शहरों की प्लानिंग बहुत बेहतरीन होती थी। किस समय में? मौर्य काल में। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाता था या बिना वजह पेड़ काटता था तो उसे भारी सजा मिलती थी। जंगलों को बचाने के लिए बाकायदा क्या बनाई गई थी भाई, नीतियां बनाई गई थी भाई, कानून बनाए गए थे। ठीक है, उस समय की बात कर रहा है। किस समय की? मौर्य काल की। आइए आगे बात करते हैं भाई। राजा अशोक, महान राजा अशोक ने अपने राज्य में कानून बनाकर कई जानवरों और पक्षियों के शिकार पर पूरी तरह से क्या लगाया था भाई, रोक लगा दी थी। उन्होंने पत्थरों पर संदेश लिखवाकर पशु कल्याण की बात फैलाई थी भाई। किसने? जो महान अशोक जो थे उन्होंने, राजा अशोक। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी बहुत कम संसाधनों में प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए उसके साथ क्या करते थे भी, तालमेल बिठाकर रहते थे। ठीक है, ये हमने प्राचीन जो काल जो था उसके बारे में देखा कि प्रकृति का कैसे क्या किया जाता था, पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। आइए आगे बात करते हैं। सभी धर्मों का एक ही संदेश भाई, चाहे कोई भी धर्म हो, सबने प्रकृति से प्यार करना सिखाया। ठीक है, इस्लाम जो पवित्र कुरान जो है, इसमें कहा गया है कि धरती पर तबाही या दृष्टता मत फैलाओ भाई। ठीक है भाई। बौद्ध धर्म ने इंसानी विकास के साथ साथ प्रकृति के प्रति करुणा और दया रखने की सीख दी है भाई। ठीक है भाई। फिर है सिख धर्म, इसमें भी यही माना गया है कि जीवन 5 तत्वों जैसे धरती, हवा, पानी, आकाश और अग्नि से बना है। इसलिए इनका क्या करना चाहिए भाई, सम्मान करना जरूरी है भाई। ठीक है भाई। मुगल काल में
पर्यावरण पर स्थिति भाई। मुगल काल में पर्यावरण के बारे में क्या कदम उठाए गए थे? मुगल काल में राजाओं और नवाबों के बीच गद्दी के लिए लगातार लड़ाई होती रहती थी। इस राजनीतिक उथल पुथल के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा भाई। ठीक है, अंधाधुंध कटाई हुई पेड़ों की। राजा महाराजा अपनी विलासी जिंदगी में क्या थे भाई? व्यस्त थे भाई। उन्हें पर्यावरण की कोई खास चिंता नहीं थी भाई। ठीक है, जिससे पेड़ों की भारी कटाई हुई, दिखावे के लिए पेड़ भाई। हालांकि मुगल राजाओं को बाग बगीचों का शौक था, लेकिन वे पेड़ सिर्फ अपने राजमहलों को सुंदर बनाने के लिए या फिर मुख्य रास्ते जैसे नेशनल हाईवे के किनारे छाया के लिए लगवाते थे भाई। ठीक है भाई, पूरे देश के जंगलों को बचाने की कोई बड़ी सोच वहां नहीं थी। तो जो मुगल काल जो था ये थोड़ा पर्यावरण को बचाने में थोड़ा वीक रहा भाई। आइए आगे अब अंग्रेजों का शासन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज काल में पर्यावरण का भारी शोषण हुआ था भाई। ठीक है, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ की धन दौलत देखकर उन्हें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटना और उनका शोषण करना शुरू कर दिया भाई। ठीक है भाई, उनके समय में जंगलों का विनाश सबसे ज्यादा हुआ था, जिसके मुख्य कारण ये थे। तो अंग्रेजों के समय सबसे ज्यादा क्या हुआ था? जंगलों का विनाश हुआ था, और उसके मुख्य कारण ये थे। क्या क्या मुख्य कारण थे भाई? लूटपाट की नीति। शुरुआत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। राजाओं की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर कब्जा किया और यहाँ के जंगलों को अपनी संपत्ति समझकर लूटने लगे। ठीक है भाई, फिर जहाज यानी कि नेवी। जहाज बनाने के लिए सागौन की लकड़ी, ब्रिटेन इंग्लैंड की सुरक्षा उसकी नौसेना पर टिकी थी भाई। ठीक है, सागौन की जो लकड़ी जो थी उसकी सुरक्षा किस पे टिकी थी भाई? नौसेना पर टिकी हुई थी भाई। और वहां अपने देश के जंगल खत्म हो चुके थे भाई। ठीक है, फ्रांस के नेपोलियन से युद्ध जीतने के लिए अंग्रेजों को बहुत जहाजों की जरूरत थी भाई। भारत की सागौन की लकड़ी इसके लिए सबसे बेस्ट थी भाई। इसलिए अंग्रेजों ने मालाबार और सूरत जैसे इलाकों में भारी मात्रा में सागौन के पेड़ काटे और इंग्लैंड भेज दिए। तो अंग्रेजों ने पर्यावरण का दोहन किया भी जबरदस्त। खेती बढ़ाने के लिए जंगलों की सफाई। अंग्रेजों को जमीन से मिलने वाले टैक्स लगान से मतलब था, उनको पर्यावरण से कोई मतलब नहीं था। जंगलों से उन्हें कोई टैक्स नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने जंगलों को अपनी कमाई में रुकावट माना भाई। उन्होंने नारा दिया कि जंगलों को साफ करो और वहां खेती करो भाई, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले भाई? लगान मिल सके भाई। रेलवे की सुरक्षा भाई। रेलवे की शुरुआत की हुई अंग्रेजों ने 1853 में। जब भारत में ट्रेन चलना शुरू हुई तो रेलवे की जो पटरियों के नीचे बिछने वाली लकड़ी के तख्तों के लिए लाखों पेड़ काटे गए भाई। गढ़वाल और कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इतने पेड़ काटे गए कि कई पेड़ तो वहीं पड़े पड़े सड़ गए भाई। उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं था भाई। ठीक है, तो जबरदस्त पर्यावरण का क्या किया? दोहन किया। दिखावे का वन विभाग। ठीक है, अंग्रेजों ने कैप्टन वाटसन को पहला वन संरक्षक बनाया भाई। ठीक है, और बाद में वन विभाग की स्थापना की भाई। ठीक है भाई, लेकिन इसका मकसद जंगलों को बचाना नहीं था, बल्कि जंगलों को आरक्षित करके उन पर अपना कब्जा जमाना था, ताकि कोई और वहां से लकड़ी न काट सके। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था, इन्होंने क्या किया था भाई? अड़फ नीति चलाई थी भाई। ठीक है, और डलहौजी ने जो प्रोटेक्ट जो एरिया जो है वो निश्चित किया था भाई। तो डलहौजी का काल 1848 से लेकर 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर साम्राज्यवादी, अपने राज्य को बढ़ाने वाला गवर्नर जनरल था भाई, जिसे द ग्रेट प्रोकॉन्सल भी कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को क्या बोला जाता है? द ग्रेट प्रोकॉन्सल। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि साम्राज्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति था भाई। कब्जे की नीति में डलहौजी का मानना था कि भारत के जितने भी राजा महाराजा हैं उनके
राज्यों को किसी भी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए, इसके लिए उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति चलाई भाई। ठीक है भाई। जंगलों पर सरकारी हक भाई, उसने इधर उधर बिखरे हुए जंगलों को मिलाकर एक बड़ा इलाका बनाया और उन्हें क्या बोला गया भाई, संरक्षित क्षेत्र बोला गया, जिसको ये प्रोटेक्टेड एरिया बोला गया भाई, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने साफ कह दिया कि अब सारे जंगल सरकार की संपत्ति हैं और बिना इजाजत कोई पेड़ नहीं काट सकता भाई। ठीक है भाई। वन विभाग की शुरुआत और पहला अधिकारी भाई 1864 की बात करते हैं भैया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1850 के बाद में अंग्रेजों ने जंगलों को कायदे से संभालने और वहां से लकड़ी निकालने के लिए सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। पहला इंस्पेक्टर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनाया भाई। लॉर्ड कैनिंग ने 1864 में डिरिच ब्रेंडिस को भारत के जंगलों का पहला क्या बनाया भाई, इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया भाई। डिरिच ब्रेंडिस को क्या बनाया, भारत के जंगलों का पहला इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया। किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने 1864 में। वन विभाग का काम भाई, इस विभाग में 3 मुख्य काम थे भाई। क्या काम थे, जंगलों की सीमाएं तय करना भाई। ठीक है भाई। जंगलों की रक्षा करना, ये भी ठीक है भाई। अपनी जरूरत के हिसाब से वहां से लकड़ियों को निकालना भाई। ठीक है। अंग्रेजों के जंगल कानून और नीतियां, अंग्रेजों ने जंगलों पर पूरी तरह अपना एकाधिकार जमाने के लिए समय समय पर कानून बनाए। ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या बनाना शुरू कर दिया, कानून बनाना शुरू कर दिया कि जंगलों पर क्या हो, उनका एकाधिकार, उनका ही क्या रहे, हक रहे भाई। जंगल अधिनियम 1865 और 1878 भाई। 1865 में पहला कानून रेलवे को लकड़ी सप्लाई करने के लिए जल्दबाजी में बनाया गया था भाई। 1865 वाला जो कानून जो था वो रेलवे को जल्दबाजी में लकड़ी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। बाद में 1878 में इसमें बड़ा बदलाव किया। इस कानून के तहत सरकार ने जंगलों को आरक्षित कर दिया, जहां आम जनता का जाना बंद हो गया भाई। ठीक है। अगर कोई नियम तोड़ता तो उसे सजा देने का अधिकार भी किसको था भाई, वन विभाग को मिल गया भाई। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही से जो है कानून बनने शुरू हो गए थे वन विभाग, जो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए। आइए आगे बात करते हैं भाई। पहली जंगल नीति भाई। ठीक है। 1894 भाई। 19 अक्टूबर 1894 को अंग्रेजों ने अपनी पहली आधिकारिक जंगल नीति घोषित की। दिखावे के लिए इसके उद्देश्य देश का कल्याण और लोगों की जरूरत पूरा करना था, लेकिन असल में इसके तहत 4 जंगलों को बांटा गया भाई। ठीक है भाई। 4 जंगलों को बांटा गया। असल में कौन कौन से जंगल थे, मौसम और पर्यावरण के लिए जरूरी जंगल भाई। दूसरा, व्यापार के लिए कीमती लकड़ी जैसे सागौन देने वाले जंगल भाई। तीसरा, कम कीमती लकड़ी वाले छोटे जंगल भाई। और चौथा बांटा किसमें, चारागाह, यानी कि मैदान चारागाह, जो सिर्फ नाम के जंगल थे भाई। तो 1894 में अंग्रेजों ने 4 प्रकार बांटा जंगलों को, 4 भागों में बांटा। एक तो वो जंगल थे जो मौसम और पर्यावरण के लिए जरूरी जंगल थे। दूसरे थे व्यापार के लिए जो लकड़ियां आती हैं वो जंगल थे। तीसरा जो था वो कम कीमती लकड़ियां जो होती थी वो जंगल थे। और चौथा चारागाह वाले जंगल थे। जंगल अधिनियम 1927 और 1935 में ये क्या था, इस नीति को और कड़ाई से लागू करने के लिए अंग्रेजों ने जंगल अधिनियम 1927 बनाया। इसके बाद 1935 में कानून बदलकर जंगल के विषय को प्रांतों यानी कि स्टेट की सरकारों को सौंप दिया गया। कब, 1935 में। लेकिन राज्यों ने भी जो कानून बनाए उनका ढांचा अंग्रेजों के 1927 वाले कानून जैसा ही था। ठीक है। अंग्रेजों के जमाने यानी कि ब्रिटिश काल में उन 10 मुख्य कानूनों के बारे में बताया गया है जो पानी को गंदा होने यानी कि जल प्रदूषण से बचाने के लिए बनाए गए थे। तो 10 ऐसे कानून बनाए गए थे जो पानी को गंदा होने से बचाते हैं, जल प्रदूषण से बचाते हैं। कौन कौन से थे वो कानून,
आइए देखते हैं। दी शोर न्यूसेंस अधिनियम 1853 में, यह भारत का सबसे पुराना पानी से जुड़ा कानून है। इसे बॉम्बे यानी कि मुंबई के समुद्री तटों और किनारों पर कूड़ा करकट फेंकने से रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है भाई। ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम 1857 भाई, गैस कंपनियों से निकलने वाले कचरे से पानी गंदा न हो, इसके लिए यह कानून बना। ठीक है भाई। कब बना? 1857 में। इसमें नियम तोड़ा जाने पर पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना था, और अगर कंपनी रोज गलती दोहराती है तो 500 रुपये प्रतिदिन का भारी जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगला कानून बनाया था भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, आईपीसी। ठीक है। इस मशहूर कानून में साफ लिखा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सार्वजनिक झरने या कुएं के पानी को गंदा करता है ताकि वह पीने लायक न रहे, तो उसे 3 महीने तक की जेल, 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ध्यान रहे, यह सजा सिर्फ जानबूझकर गलती करने पर मिलती थी, अनजाने में कोई दुर्घटना नहीं है। ठीक है, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है तो सजा नहीं मिलेगी। सराय अधिनियम 1867। उस जमाने में लोग सराय या इन होटल धर्मशाला जो चलाते थे, यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे इंसानों और जानवरों के पीने के लिए साफ पानी रखें। अगर पानी गंदा पाया तो मजिस्ट्रेट उन पर 20 रुपये का जुर्माना लगाता था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। 20 रुपये। ठीक है, 1867 की बात है। आज तो 20,000 भी बहुत छोटी रकम है। दी नॉर्थ इंडिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट 1873। ठीक है, इस कानून की धारा 70 के तहत नहरों के पानी और सिंचाई व्यवस्था को सही रखने के नियम बनाए गए थे ताकि नहरों के पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो कैनाल की बात आ गई तो नहरों की बात अभी 1873 की। ऑब्स्ट्रक्शन इन फेयरवेज एक्ट में, इस कानून ने केंद्र सरकार को यह ताकत दी कि वह पानी के जहाजों के रास्तों में कूड़ा कचरा फेंकने पर रोक लगा सके भी और उसे कंट्रोल करे भी। ठीक है। इंडियन इजमेंट एक्ट में, इस कानून की धारा 7 पानी के अधिकारों से जुड़ी थी भी। यह नदी या तालाब के किनारे रहने वाले जमीन मालिकों को गंदे पानी से सुरक्षा देती थी। हालांकि इसमें कुछ शर्तों के साथ पानी का इस्तेमाल करने की छूट थी, लेकिन यह छूट असीमित नहीं थी, सीमित थी ये छूट। आइए आगे बात करते हैं। भारतीय मछली उद्योग अधिनियम 1857 में, इस छोटे से कानून जिसमें सिर्फ 7 धाराएं थी की धारा 5 में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पानी में जहर या केमिकल मिलाकर मछलियों को मारता है तो उसे अपराध माना जाएगा और सजा मिलेगी। ठीक है। भारतीय पोर्टर्स अधिनियम, भारतीय पोर्टर्स अधिनियम 1908 में, समुद्री जहाजों से निकलने वाले तेल के कारण पानी बहुत गंदा होता था। इस कानून ने बंदरगाहों के पानी में तेल बहाने या उसे प्रदूषित करने पर क्या लगाई थी? पाबंदी लगाई थी 1908 के कानून ने। भारतीय वन अधिनियम 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, यह बहुत बड़ा और मुख्य कानून था जो आज भी लागू है। इसके तहत अंग्रेजों ने सारी वन भूमि पर कब्जा कर लिया था। इसकी धारा 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जंगल के इलाके में पानी के स्रोतों में जहर मिलाता या उन्हें गंदा करता तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान था। ठीक है।
यह समझाया गया है कि उस समय पर्यावरण यानी कि खासकर पानी और जंगलों की क्या स्थिति थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण के बारे में क्या किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में खेती और जंगलों पर ध्यान दिया गया। आजादी के तुरंत बाद देश के हालात सुधारने के लिए यह पहली बनाई क्या थी योजना थी। मुख्य मकसद क्या था, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, खाने की कमी यानी कि अनाज संकट को दूर करना, महंगाई को रोकना और सबको सामाजिक न्याय देना। ठीक है भाई, पर्यावरण के लिए क्या हुआ भाई इस योजना में। इस योजना का सबसे ज्यादा जोर खेती पर था और यह काफी सफल रही हुई। इस दौरान देश के जंगलों को सुधारने के लिए बजट का इंतजाम किया गया। ठीक है, नई वन नीति 1952, नदियों के पानी को साफ रखने पर ध्यान दिया गया और अंग्रेजों के जमाने की पुरानी यानी कि 1894 की वन नीति को बदलकर 1952 में नई वन नीति लागू की। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में उद्योगों की शुरुआत और प्रदूषण का खतरा। उद्योग लगेंगे तो उद्योग प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा भाई। इस योजना में सरकार ने अपनी सोच बदली और देश को अमीर बनाने के लिए एक नया रास्ता चुना भाई। मकसद क्या था, देश में भारी उद्योग हो, फैक्ट्रियां हो, कारखाने हो का विकास हो। इसे भारत में औद्योगिकरण का क्या माना गया, युग कहा गया। पर्यावरण को नुकसान भाई, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां नदी के किनारे लगाई गई भाई। नतीजा यह हुआ कि फैक्ट्रियों का सारा गंदा पानी, कचरा और केमिकल नदी में बहने लग गया। ठीक है, यहीं से भारत की नदियों में जल प्रदूषण की गंभीर समस्या शुरू हुई जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बन गई। ठीक है भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण के बारे में क्या हुआ। 1961 से 1966 में प्रदूषण से लड़ने की पहली कोशिश की गई भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी योजना में खेती पर ध्यान कम हो गया, इसलिए इस तीसरी योजना में सरकार ने खेती और उद्योग दोनों को बराबर महत्व दिया। समस्या का एहसास, इस दौरान सरकार को समझ आ गया कि फैक्ट्रियों की वजह से नदियों का पानी गंदा हो चुका है, लेकिन उस समय प्रदूषण रोकने के लिए कोई खास कानून नहीं था, इसलिए सरकारी अधिकारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई कानून ही नहीं था। किस कानून के तहत सजा दी। पहला बड़ा कानून 1962, पहला बड़ा कदम 1962, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की सोची। अक्टूबर 1962 में सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था जल प्रदूषण को पूरी स्टडी करना और एक मजबूत कानून का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार करना, ताकि शहरों के गंदे पानी और फैक्ट्रियों के कचरे से नदियों का क्या हो भाई बचाया जा सके। ठीक है, ये पहला कदम था 1962 में। आइए आगे बात करते हैं। 3 साल का ब्रेक हो गया भाई 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, तीसरी योजना के बाद देश में कुछ आर्थिक दिक्कतें आई और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस वजह से सरकारी प्राथमिकताओं के बदलाव आ गए और योजनाओं पर 3 साल के लिए रोक लगा दी। इसे प्लानिंग होल्ड क्या बोलते हैं भाई, हॉलीडे बोलते हैं। प्लानिंग हॉलीडे यानी कि छुट्टी हुई कहा गया, जिससे प्रदूषण रोकने के काम में थोड़ी रुकावट आ गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में सॉरी पर्यावरण की एंट्री हुई। जब चौथी योजना शुरू हुई तो भारत सरकार ने पहली बार यह माना कि देश के विकास के साथ साथ पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। बड़ी सोच भाई, सरकार ने माना कि हवा, पानी, जमीन, पेड़ और जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी एक को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका असर किस पर पड़ेगा भाई, सब पर पड़ेगा। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी भी, योजना में साफ कहा गया कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरती, हवा, पानी को साफ सुथरा रखे भाई। ये बात चौथी पंचवर्षीय योजना में।
इस दौरान उठाए गए ऐतिहासिक कदम क्या थे? पर्यावरण को बचाने के लिए इस दौर में सरकार ने चार बड़े काम किए जो आज भी हमारे देश के लिए मुख्य आधार है। पहला काम क्या किया? पर्यावरण समिति का गठन। विज्ञान और तकनीकी विभाग के तहत पर्यावरण योजना और संतुलन पर राष्ट्रीय समिति बनाई गई। ठीक है, जिसे पीताम्बर पंत समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। ठीक है भाई, इसका काम पूरे देश में पर्यावरण की देखरेख करना था भाई। तो पीताम्बर पंत समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया, किसको? राष्ट्रीय समिति को भाई। ठीक है, जो पर्यावरण योजना और संतुलन पर राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी भाई। देश में पर्यावरण की देखरेख का काम था भाई इसका। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। जंगली जानवरों की रक्षा के लिए उनके शिकार पर रोक लगाने के लिए यह ऐतिहासिक कानून 1972 में पास किया गया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर। अप्रैल 1973 भारत में बाघों की तेजी से घटती आबादी को बचाने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम शुरू की गई। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वाटर एक्ट बोलते हैं इसको। पानी की शुद्धता बनाए रखने और नदियों को फैक्ट्रियों के गंदे पानी से बचाने के लिए संसद ने 1974 में यह मजबूत कानून पास किया, क्योंकि साफ पानी लोगों की सेहत के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है भाई, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ भाई? 1974 से लेके 1979 में संविधान में बदलाव और नए जंगल भाई। मकसद क्या था? गरीबी हटाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों की न्यूनतम जरूरतें जैसे पीने का साफ पानी और अच्छा खाना पोषण पूरा करना भाई। प्रदूषण पर ध्यान भाई। पहली बार इस योजना में माना गया कि फैक्ट्रियों के कारण पानी के साथ साथ हवा भी क्या है भाई? प्रदूषित हो रही है और इसे रोकना जरूरी है भाई। ठीक है भाई, इंसान निर्मित जंगल भाई। सरकार ने तय किया कि इंसानों द्वारा नए जंगल उगाए जाएं और खराब हो चुके जंगलों को सुधारा जाए, ताकि जलाने वाली लकड़ी और कीमती सागौन आसानी से क्या हो भाई? मिल सके। संविधान में ऐतिहासिक बदलाव, 42वां संविधान संशोधन बोलते हैं इसको। इसी दौर में भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और दो बहुत आर्टिकल जो थे दो, वो जोड़े गए। अनुच्छेद 48A राज्य के लिए भाई। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह देश में पर्यावरण को सुधारे और जंगलों व वन्य जीवों की रक्षा करे। ये 48A में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन। फिर अनुच्छेद 51A का जी भाग नागरिकों के लिए भाई। ठीक है, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह नदी, झील, जंगल और जंगली जानवरों की क्या करे भाई? रक्षा करे और उनके प्रति दया भाव रखे। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन में बात जोड़ी गई थी। आगे बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, पर्यावरण विभाग की शुरुआत और न्यूनतम और नया कानून भाई। इस योजना में सरकार ने पर्यावरण की समस्याओं को और गहराई से समझा भाई। प्रदूषण की परिभाषा भाई। सरकार ने माना कि प्रदूषण के कई प्रकार जैसे हवा, पानी, जमीन, शोर, बदबू, लेकिन भारत के लोगों की सेहत के लिए जल प्रदूषण सबसे गंभीर और उलझा हुआ खतरा है। ठीक है, पर्यावरण की दो बड़ी समस्याएं। योजना में समस्याओं को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सी है? गरीबी के कारण होने वाला नुकसान। इसके कारण जमीन, मिट्टी, पानी
जंगलों का नुकसान हो रहा था। किसके कारण? गरीबी के कारण। बढ़ती आबादी की जरूरतें, लोगों को जिंदा रहने के लिए भोजन, ईंधन यानी कि लकड़ी, घर और रोजगार चाहिए, जिसके लिए प्रकृति का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो दो बताइए, एक तो गरीबी, एक बढ़ती जनसंख्या। तिवारी समिति और पर्यावरण समिति 1980। पर्यावरण के नियमों और कानूनों को ठीक से लागू करने के लिए श्री एन डी तिवारी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1 नवंबर 1980 को पहली बार पर्यावरण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बनाया गया। तो पर्यावरण विभाग कब बना? 1 नवंबर 1980 को। किस? श्री एन डी तिवारी की अध्यक्षता में समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इस विभाग का काम था पूरे देश में पर्यावरण की देखभाल करना, प्रदूषण पर नजर रखना और उसे कंट्रोल करना तथा समंदर और खतरे में पड़ी वनस्पतियों को क्या है भाई? बचाया जा सके। ठीक है, वायु अधिनियम 1981। ठीक है, हवा को साफ रखने और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 1981 में संसद द्वारा वायु प्रदूषण अधिनियम यानी कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पास किया गया, जो पर्यावरण की दिशा में एक और बड़ा और बेहतरीन कानून साबित हुआ। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 2002 के बीच की कहानी। इस दौर में भारत ने पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कानून बनाया, गंगा और अन्य नदियों को साफ करने की नीतियां बनाई और पर्यावरण को देश के विकास से हमेशा के लिए जोड़ दिया। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 1990। पर्यावरण का सबसे बड़ा कानून। इस योजना का मुख्य मंत्र था टिकाऊ विकास, यानी विकास ऐसा हो जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। ठीक है भाई, गंगा और नदियों की चिंता भाई। सरकार ने माना कि शहरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है भाई, इसलिए जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसी नई तकनीकी खोजने को कहा गया जिससे पानी को क्या? साफ रखा जा सके भाई। ठीक है, तो पानी को क्या रखा जा सके? साफ रखा जा सके। ये किसको कही? जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है भाई, राष्ट्रीय जल नीति 1987 देश की पहली जल नीति बनी, जिसमें साफ कहा गया कि पानी का सबसे पहला हक पीने के साफ पानी को मिलेगा भाई। ठीक है, यानी कि पानी का सबसे पहला हक पीने के साफ पानी को मिलेगा। प्रतिभूमि विकास बोर्ड, जो जमीनें बंजर या खाली पड़ी थी उन पर दोबारा पेड़ लगाने और देश में हरियाली बढ़ाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। किसका? प्रतिभूमि विकास बोर्ड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सबसे बड़ा कानून बनाया 1986 में। इसी दौर में भारत सरकार ने पर्यावरण से जुड़ा अपना सबसे मुख्य और सबसे मजबूत कानून पेश किया। इसे क्या बोलते हैं भाई? अम्ब्रेला अधिनियम बोलते हैं, क्योंकि यह बाकी के सारे छोटे छोटे कानूनों जैसे वाटर एक्ट, एयर एक्ट को एक छत के नीचे लाता है और सरकार को बहुत बड़ी ताकत देता है। इसके अलावा 1988 में पुरानी वन नीति को बदलकर नई वन नीति भी लाई गई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो पर्यावरण का सबसे बड़ा कानून बनाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 जनता को जागरूक करना भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने समझाया कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक देश की जनता खुद जागरूक नहीं होगी। ठीक है,
जन जागरूक होना जरूरी है। वही 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने तय किया कि आम लोगों को प्रदूषण के खतरे के बारे में बताया जाए। जब लोग खुद समझेंगे कि प्रदूषण कितना खतरनाक है तो वे प्रकृति को बचाएंगे। ठीक है, कड़े नियम और सजा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि जो फैक्ट्रियों या लोग प्रदूषण फैलाएंगे उन पर कड़ा जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके 4 बड़े लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे? नंबर 1, प्रकृति और पर्यावरण के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना। किसके? 8वीं पंचवर्षीय योजना। पर्यावरण को बचाने के लिए नए विधिक और सरकारी ढांचा तैयार करना। ठीक है भाई। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करना कि वो भविष्य के लिए बचे रहें भाई। कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना। ठीक है, कि वो जनता को क्या दे? जवाब दे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 हर फैसले में पर्यावरण को जगह। ठीक है, इस योजना ने 8वीं योजना के कामों को और आगे बढ़ाया और एक नया क्या बनाया भाई? नियम तय किया। हर स्तर पर जांच। भाई सरकार ने तय किया कि देश में कोई भी बड़ा फैसला या प्रोजेक्ट जैसे बांध, हाईवे या फैक्ट्री शुरू करने से पहले यह देखा जाएगा कि उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये जबरदस्त बात कही 9वीं पंचवर्षीय योजना में कि कोई भी क्या है, जब कोई बांध बना रहा है या फैक्ट्री लगा रहा है या हाईवे बना रहा है तो ये देखा जाएगा कि इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। ज्यादा प्रदूषित इलाकों पर फोकस। भाई अगर पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है तो इनकी अनुमति नहीं होगी। जिन शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रदूषण था वहां प्रदूषण कम करने वाली आधुनिक तकनीकों को लागू करने पर जोर दिया गया। ठीक है भाई। पहली राष्ट्रीय पर्यावरण नीति मई 2006 में। हालांकि यह योजना 2002 में खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसी के दौरान शुरू हुए मंथन और राष्ट्रीय संरक्षण नीतियों के पुनरावलोकन के परिणाम स्वरूप आगे चलकर 2006 में देश की पहली आधिकारिक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सामने आई। ठीक है, 2006 में क्या बनी? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। आगे चर्चा करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 टिकाऊपन जरूरी। इस योजना में सरकार ने बहुत कड़े और साफ शब्दों में चेतावनी दी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार ने कहा कि टिकाऊपन यानी ऐसा विकास जिससे प्रकृति बची रहे। अब कोई ऑप्शन नहीं है भाई, यह अनिवार्य है। अगर हमें इंसान को जिंदा रखना है तो अच्छी हवा, साफ पानी, पौष्टिक खाना और चारों तरफ हरियाली होना जरूरी है। एक खतरनाक चक्र योजना में चेतावनी दी गई कि अगर हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो आर्थिक नुकसान भी होगा भाई। ठीक है, इससे देश में गरीबी, प्रदूषण, बीमारियां और राजनीतिक उथल पुथल और अशांति फैल जाएगी। ठीक है, पूरी दुनिया की चिंताएं। इस योजना में उन बड़े खतरों को गिनाया गया जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। कौन कौन से खतरे बताए उन्होंने 10वीं पंचवर्षीय योजना में? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना और मौसम का बदलना, बाढ़, सूखा और रेगिस्तान का बढ़ना, जंगलों की कटाई और जीव जंतुओं का खत्म होना, ओजोन परत का कमजोर होना और समुद्र का वाटर लेवल ऊपर उठना। ठीक है, सरकार का फोकस, सरकार ने माना कि यह सबसे चुनौती भरा काम है। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो योजनाएं पहले से चल रही थी सरकार ने उन्हें सबसे पहले पूरा करने और वायु व जल प्रदूषण को कम करने का सबसे ज्यादा जोर दिया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं।
अब जो आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। इस योजना तक आते आते पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। गंभीर खतरा। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, शहरों का बढ़ना और नई नई फैक्ट्रियां यानी कि औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच चुका है। ठीक है भाई, इंटरनेशनल मुद्दा क्या बना इस दौर में ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान बढ़ना भाई एक ऐसा बड़ा खतरा बनकर उभरा कि पर्यावरण का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर आ गया। योजना में साफ कहा गया कि अब देश के विकास की हर प्लानिंग में पर्यावरण का संरक्षण करना अनिवार्य हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये हमने जो सिंधु सभ्यता से लेके और आज तक यानी कि ये पंचवर्षीय योजना तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना तक और अब तक जो वर्तमान में जो स्थितियां चली हुई है वहां तक हमने बात की कि पर्यावरण को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा और कैसे कैसे इसके कानून बनेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।